कैसे हो आप सभी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर यूपीएससी विद हरीश पर। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आज की जैसे कि मैं बता दूं आपको क्लास नंबर 2 है। यहाँ पर कुछ इकोनॉमी के की कॉन्सेप्ट्स को समझने की हम कोशिश करेंगे, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल, और हम इक्विलिब्रियम समझेंगे, संतुलन यानी कि इलास्टिसिटी यानी कि मांग की लोच कैसे होती है वो समझेंगे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझेंगे, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझेंगे। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ें समझने वाले हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर धीरे धीरे से आपकी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाया जाएगा आपके लोकल एग्जांपल्स के साथ में, जिससे कि आप इजी से इकोनॉमी को समझ सकें। ठीक है, तो ये वाले जो इकोनॉमी की क्लासेज होंगी ये सभी एसएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो जो उनके लिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इजी रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं मांग और आपूर्ति के नियम से। स्टार्टिंग होती है यहाँ से मांग और आपूर्ति के नियम। मांग क्या होती है, देखिए डिमांड क्या होती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कुछ अन्य कारक होते हैं, उनको हम स्थिर मानते हैं, और फिर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। जैसे कि आप समझ लेते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि टमाटर की जो कीमत है वो 100 रुपये केजी चल रही है, तो अभी मांग कितनी है मार्केट के अंदर, 10 किलो टमाटर मांग कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि टमाटर की जो कीमत है वो 60 रुपये किलो हो जाती है, तो अब टमाटर की कीमत के मांग करने वाले यानी कि 20 लोग आ जाते हैं। जैसे पहले 10 लोग डिमांड कर रहे थे क्योंकि महंगा टमाटर हो रहा है, और यहाँ पर सस्ता हो गया है, तो फिर अब 20 लोग डिमांड कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ समझेंगे, बहुत ईजी सा है कि मांग का नियम क्या होता है। यानी कि जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कीमत लिखी है, यहाँ पर संख्या लिखी है। जैसे कि कीमत 10 रुपये है किसी चीज़ की, तो उसकी मांग करने वाले लोग 100 हैं। अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है, 20 रुपये हो जाती है, तो उसकी मांग कम हो जाती है, 80 हो जाएगी। और जैसे 40 रुपये अगर कीमत है तो उसकी मांग होगी 60, और यहाँ पर 50 लोग अगर डिमांड कर रहे हैं तो उसकी मांग हो जाएगी आपकी 40। अब जैसे कि इसका सिंपल सा ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, और कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे। यानी कि कीमत अगर बढ़ रही है तो उसकी जो है डिमांड वो कम होगी, और अगर कीमत कम हो रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी। इतना सा इजी कॉन्सेप्ट है, ये समझ गए। अब समझ लेते हैं हम आपूर्ति के नियम की। यानी कि देखिए एक तरफ तो होती है, देखिए गेम चलता है डिमांड और सप्लाई का, यानी कि डिमांड कितनी है उसी हिसाब से सप्लाई होती है। अब ये आ गया सप्लाई यानी कि आपूर्ति का नियम। आपूर्ति का नियम में हम अन्य कारक को हम स्थिर मानेंगे। इसमें क्या होगा ये भी मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि कीमत अगर बढ़ेगी तो आपूर्ति भी बढ़ती है, और अगर कीमत कम हो रही है तो यहाँ पे आपूर्ति भी कम होगी। जैसे कि अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है, अब आप देखेंगे टमाटर का एग्जांपल दे लीजिए। जब अगर टमाटर 100 रुपये किलो मार्केट में आता है तो भर भर के टमाटर मार्केट के अंदर आ जाता है। हाँ, जब टमाटर की कीमत कम होती है तो उसकी आपूर्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग फिर उस हिसाब से उसका प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, या फिर उतना ही सीमित मात्रा में करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन बनती है, कीमत बढ़ रही है आपूर्ति बढ़ रही है, यानी कि प्राइस बढ़ा और सप्लाई बढ़ी, तो इसे हम कहेंगे सकारात्मक संबंध। अगर प्राइस कम हुआ और सप्लाई भी कम हुई, यानी कि ये सकारात्मक संबंध को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ एक फिगर में मैंने समझाया कि अगर कीमत 10 रुपये है तो उसकी मान लीजिए आपूर्ति 40 हो रही है। अगर 20 रुपये है तो देखिए यहाँ पे 60 रुपये हो गई, और 60 लोग कर रहे हैं। अगर 30 रुपये कीमत हो गई तो यहाँ पे लोग 80 डिमांड कर रहे हैं, और अगर 40 रुपये उसकी कीमत हो जाती है तो यहाँ पे उसकी 100 की आपूर्ति में हो रही है। सॉरी, यहाँ पे डिमांड नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपूर्ति उसकी 100 हो रही है। यहाँ पर ये सप्लाई है। ठीक है, तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे मांग और आपूर्ति का नियम। नेक्स्ट देखेंगे कि मांग और आपूर्ति के नियम में संतुलन कब होता है, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा। तो मांग और आपूर्ति जब बराबर होती है तो उसे संतुलन मूल्य यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है, और इसे या संतुलन मात्रा भी कह दिया जाता है, और इसे संतुलन मात्रा भी कह सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे, मैंने इस ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कीमत 10 रुपये है, अभी मांग कितनी है 100, और आपूर्ति कितनी है 40। तो यहाँ पर मांग अधिक हो रही है, लेकिन साथ ही में घाटा भी हो रहा है, क्योंकि आपूर्ति कम है और डिमांड करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि 100 लोगों को चाहिए, 40 लोगों के लिए ही आपूर्ति कर पा रहे हैं लोग, और कीमत अभी उसकी 10 रुपये है। अब देख लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर प्राइस बढ़ गया, 20 रुपये की कीमत हो गई और उसकी डिमांड हो गई 80 रुपये। यानी कि देखिए कीमत बढ़ी है तो डिमांड करने वाले लोग भी कम हो गए, लेकिन आपूर्ति अभी आपूर्ति वहाँ पे बढ़नी शुरू हो गई। यानी कि यहाँ पे अगर दिख रहा है तो मांग अधिक हो रही है। तीसरा हम देखेंगे, जैसे कि 30 रुपये की कीमत है और यहाँ पे 60 लोग मांग कर रहे हैं और आपूर्ति भी 60 हो रही है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन बनती है ये बनती है आपकी संतुलन की। यानी कि ये कहने का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई जब दोनों बराबर आ जाएं तो उस समय ये संतुलन की स्थिति बन जाती है। आई होप आप समझे होंगे।
अब जैसे हम देखेंगे कि मांग की लोच होती है, मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे क्या होती है, यानी कि किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता, यानी कि किसी वस्तु की अगर कोई मांग की जा रही है और उस मांग में मांग की वजह से उसमें जो कीमत है उसमें परिवर्तन होने की जो संवेदनशीलता है वह मांग की लोच कही जाती है, जब उसकी कीमत में बदलाव किया जाता है। जैसे कि कीमत में बदलाव, अब जैसे आप समझेंगे, अब लोच तीन तरह की होती है, जैसे कि एक तो अत्यधिक लोचदार होता है, इकाई लोचदार यानी कि यूनिटरी इलास्टिसिटी, और इनइलास्टिक। ठीक है, जैसे हाईली कैसे होगा, हाईली कैसे आप समझेंगे, तो हाईली को समझना है कि जैसे कि कीमत में अगर थोड़ा भी बदलाव होता है तो उसकी मांग प्रभावित होती है। जैसे मान लेते हैं कि कार की कीमत 10 लाख रुपए है, अगर उसकी 1 लाख रुपए, उसके हिसाब से तो बहुत कम अमाउंट बढ़ाई है, 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर जो इसकी कीमत में ये प्रभावित या हाईली इलास्टिक, यानी कि 1 लाख रुपए की कीमत बढ़ी है तो इसकी मांग प्रभावित होने लगेगी। लोग अनदर विकल्प देखने शुरू कर देते हैं, लग्जरी वस्तुएं होंगी इसमें आ जाएंगी। जैसे यूनिटरी इलास्टिक में आता है तो यहाँ पर कीमत और मांग में समान अनुपात में बदलते हैं, यानी कि मान लीजिए कि कीमत में 10 रुपये का परिवर्तन आया और इसमें डिमांड में भी आपका 2 पीस का अंतर आया, तो इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों समान अनुपात में होते हैं। ये इसमें कौन से वस्तु आते हैं, जैसे कि सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं जो डेली यूज में आप चीज़ें ले रहे हैं वो आएंगी। एक होता है अल्प लोचदार। अब इसमें क्या होगा कि यानी कि कीमत में तो बदलाव से मांग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कीमत में बदलाव से मांग पर कोई भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि पेट्रोल और दवाइयाँ, अगर इनमें कीमत में बदलाव होता है तो इनके डिमांड पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं इसे सीधा एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। जैसे मान लेते हैं आपके पास 50 रुपये हैं और आप 50 रुपये में, अब आपके पास विकल्प है, आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं या आइसक्रीम खाना चाहते हैं। अगर दोनों में से जो एक चूज़ किया आपने, सपोज दैट आपने और कॉफ़ी चूज़ कर ली, तो आप अगर कॉफ़ी पी रहे हैं और तो इसके लिए आपने आइसक्रीम को गंवाया है, तो इसमें क्या कहेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत हुई, आपने आइसक्रीम का त्याग करना पड़ा, यानी कि इसमें एक चीज़ का त्याग करना ही आपको पड़ेगा। दूसरा हम इसे उत्पादन से संबंधित देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इस तरह के ये बनाए हुए हैं, तो एरोज यानी कि गेहूं का उत्पादन अगर आपको अधिक करना है, सपोज जैसे आपके पास ये लैंड है, अब आपको यहाँ पर गेहूं अधिक करना है और इधर भी आपको गेहूं करना है, लेकिन थोड़ा सा कपास भी बोना है, तो क्या करेंगे, अभी तक तो आप दोनों खेतों में बराबर बराबर में कर रहे थे, जैसे दोनों खेतों में बराबर बराबर में खेती कर रहे थे, लेकिन अगर आपको गेहूं का दाम बढ़ रहा है तो आप कहेंगे मैं गेहूं और ज़्यादा बोऊंगा, तो यहाँ तक आप गेहूं बो देंगे। अब इसके बाद में बचा हुए खेत में आप बोएंगे कपास। तो क्या करना है, देखिए अगर आपको गेहूं का उत्पादन अधिक करना है तो आपको कपास का जो उत्पादन है वो कम करना होगा, और ऐसे ही अगर गेहूं का उत्पादन कम करना है तो कपास का उत्पादन बढ़ाना है, तो एक चीज़ आपको त्यागनी होगी, यानी कि यहाँ पर आप कपास के उत्पादन को त्याग रहे हो और यहाँ पर आप गेहूं के उत्पादन को त्याग रहे हो। तो आपको समझना होगा ये इस तरह से अवसर लागत, यानी कि किसी दूसरी चीज़ को त्याग कर। अब जैसे कि यूपीएससी स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, 5 साल तैयारी कर रहे हैं, 5 साल की जो तैयारी का टाइम वो दिए हैं, उसकी जगह अगर वो कहीं जॉब करके पैसा जो कमा रहे होते तो वो उनकी अवसर लागत है, तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है आपकी ये। इसी तरह से समझ सकते हैं। जैसे एक और कॉन्सेप्ट है उत्पादन संभाव्यता वक्र, यानी कि पीपीसी। उत्पादन संभाव्यता वक्र क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। इसे ट्रांसफॉर्मेशन वक्र भी कहा जाता है। कई बार क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि दो वस्तुओं के उत्पादन में से किसी एक का त्याग करना पड़ता है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स, यानी कि सीमित आपके पास जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग करके आप कौन सी एक वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं अधिकतम, और दूसरी आपको जैसे 2 वस्तुएं कर सकते हो तो दूसरी एक का त्याग करना होगा, एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बताया ग्राफ वस्तु ए, यानी कि ग्राफ ऐसे बढ़ेगा और यहाँ पे वस्तु ए, यहाँ पर बी। अब यहाँ पर देखेंगे कि ग्राफ इस तरह से ऊपर जा रहा है, लाइक कॉनकेव की तरह ये बनेगा। और अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ इस बिंदु पर मैक्सिमम उत्पादन जो हो रहा है यहाँ पे आप देखेंगे ए का, क्योंकि ये ए इस तरफ बढ़ेगी तो ए का हो रहा है, लेकिन मिनिमम उत्पादन हो रहा है बी का, क्योंकि आप इधर से देखेंगे तो बी का उत्पादन कम हो रहा है। अभी जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ए जो वस्तु है, यहाँ पर देखिएगा बी का उत्पादन अधिक हो रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ा है, बी का उत्पादन हो रहा है लेकिन मिनिमम हो रहा है ए का। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम ए और मिनिमम उत्पादन यहाँ पर वस्तु का ए का हो रहा है। अभी देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे इसको समझेंगे कि यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है कि संसाधन सीमित है, हमें
किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का कुछ उत्पादन छोड़ना होता है, यानी कि एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है ये भी, जो मैंने PPC आपको बताया है, उत्पादन संभाव्यता वक्र। अब ये क्या है, ये तीन आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है। कौन कौन सी तीन आर्थिक समस्या हैं? ये ऐसी स्थिति में हम कब इसे चुनेंगे, हम चुनेंगे अभाव की स्थिति में, यानी कि अभाव होगा, ये फिर हम एक चयन करेंगे, और अवसर लागत। ये तीन चीज़ों को दर्शा रहा है, तीन आर्थिक समस्याओं को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा रहा है, चॉइस एंड स्कैर्सिटी दिखा रहा है, यानी कि अभाव। इन तीन समस्याओं को ये दर्शाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सबसे रिक्वेस्ट है आप अपनी UPSC की तैयारी के लिए इस चैनल पर बने रहें, और आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरा चैनल है @UPSC विद हरीश के नाम से, UPSC विद हरीश, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको और भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू।